हाँ जी, तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। मैडम जी पधार चुकी हैं। कितने मिनट लेट है मैडम जी? ओह! पूरे 2 घंटे लेट हैं आज। देखो मेरी कोई गलती नहीं है, आप सबको पता है कि मैडम जी की क्लास चल रही थी, तो मैम की क्लास के चक्कर में मेरी क्लास भी लेट हो जाती है। बट मैम ने मुझे बोला है कि कल से ये नहीं होगा, कल से आप अपने टाइम पे आ जाइएगा। कल से हम आपकी क्लास का टाइम नहीं लेंगे। एक्चुअली उनका कुछ लॉ का आप सबको पता है कि लॉ में अगर कोई आर्टिकल शुरू हो जाता है तो बस उसको एकदम ख़त्म करना होता है। तो कुछ वैसा ही था उनके साथ, तो अब क्या कर सकते हैं, दोस्त है ना, थोड़ा समझना पड़ता है। अब लड़ेंगे तो नहीं, लड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए, खैर बात की बात ये है, हम क्या बता रहे थे आपको? हम ये बता रहे थे कि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसके लिए हमने बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं है। वाह! और हम सब ने कल की क्लास में गुप्ताज़ के बारे में पढ़ लिया था, यानी गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, गुप्ता एम्पायर के बाद वाले समय में क्या हुआ, यानी गुप्ताज़ का एम्पायर जब समाप्त हुआ, साम्राज्य के बाद वाला समय, बाद में क्या हालात बने थे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, कि गुप्ताज़ का एम्पायर जब ख़त्म होता है उसके बाद वाला टाइम पीरियड क्या रहा, कैसे रहा, उन सब के बारे में क्या है, हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए, पेन और पेपर उठा लीजिए, नोटबुक उठा लीजिए और फटाफट ज़रा सा रेडी हो जाइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं गुप्ताज़ के एम्पायर के टाइम पीरियड के बारे में। तो हमारा जो पहला वंश आ जाता है उसके बाद वाले समय के हम बारे में बात करेंगे। जी आपको भी जय हिंद। बिल्कुल जय हिंद। आ जाइए, टाइम पे आप भी आ चुके हैं, क्लास अभी शुरू ही हुई है जस्ट। ठीक है, और कैसे हैं आप लोग, पहले कमेंट सेक्शन में हमें ये बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं, कैसे हैं आप लोग। गुप्ताज़ के बाद हम पढ़ने वाले, देखिए हम वही अब पढ़ेंगे क्योंकि आपको गुर्जर प्रतिहार गढ़वाल ये शासकों के बारे में भी आप हिस्ट्री जब खोलते हैं तो पता चलता है, लेकिन उनसे सवाल नहीं बनता है। हमें वो खींचना क्यों है? हमारा आज का टारगेट ये कि आज हम एंशिएंट का लास्ट क्लास कर रहे हैं, कल से हमारी मिडाइवल शुरू हो जाएगी और उसमें हम मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, इल्तुतमिश, बाकी जो शासक हुए, गुलाम वंश, उन सब के बारे में, तुगलक वंश, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लोधी वंश जो भी हुए, तो इनको भी हम आज कौन सा वार है, आज मंगलवार है ना, कोशिश करेंगे कि फ्राइडे या सैटरडे भी इस बार मैं आपकी क्लास ले लूँगी और सैटरडे तक आपका मिडाइवल भी हम ख़त्म कर देंगे, 5-6 दिन में पूरा निपटा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा पहला हेडिंग होने वाला है वही वंश जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वर्धन वंश। हर्षवर्धन के बारे में आपने सुना होगा ना, तो उसी वंश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वर्धन वंश के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए वर्धन वंश अपना हेडिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, हेडिंग हमारी क्या हो गई, वर्धन वंश के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक तो है? हाँ जी, सॉरी फॉर दैट। चलिए, वो कॉफ़ी कैसी पीनी है उसकी फरमाइश थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं, और आज प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरे गले में पेन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगी और बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल पाऊँगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, और मैं बिना बोले कुछ समझाऊँ तो वो भी समझ जाना, और धीरे भी बोलूँगी मैं। तो ठीक है, वर्धन वंश के बारे में अगर हम बात करेंगे आज की क्लास में, और वीडियो को ज़रा आप लोग सब पहले शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर पहले फटाफट कर दीजिए, मैं पहले बता रही हूँ, उसके बाद ही हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ठीक है, क्या है, गुड आफ्टरनून आपको भी। बात करते हैं वर्धन वंश के बारे में कि वर्धन वंश का क्या और कैसे रहा और बाकी चीज़ें कैसे शुरू होती हैं। देखिए बहुत सारे वंश आएंगे, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उनके बारे में पढ़ना है जो आपके एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं, या आपके एग्जाम के लिए क्या है जो
जरूरी है, हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर वर्धन वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता, आपने थानेश्वर वंश का नाम सुना होगा। थानेश्वर क्यों? क्योंकि वो थानेश्वर इनकी कैपिटल हुआ करती थी, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? थानेश्वर के पुष्यभूति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थानेश्वर के पुष्यभूति बोला जाता है। लेकिन आपको याद रखना है वर्धन वंश, ठीक है। बात करेंगे कि गुप्ताज के बाद उत्तर भारत में सबसे विशाल, पूछेगा कि उत्तर भारत में जब गुप्ताज एम्पायर खत्म हुआ उसके बाद ऐसा कौन सा शासक थे जो बहुत पॉपुलर हुए, लोगों के बीच में रहे, जिनके काम बहुत ज़्यादा मिले हैं हमें, जिनके अभिलेख बहुत ज़्यादा मिले हैं, वो कौन कौन से थे? तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम उत्तर भारत में गुप्ताज के बाद, गुप्ताज उत्तर भारत में, ये लिखो मत ना, इसको समझ लो, ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, इसको क्यों लिखना है, हमें सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखना है। तो कौन से वंश थे? तो आपका आंसर होना चाहिए कि वर्धन वंश का नाम आता है, कि वर्धन वंश क्या है? सबसे विशाल और संपन्न राज्य माना जाता था उस दौर में, गुप्ताज के बाद वाला एम्पायर के पीरियड का, ठीक है। कौन सी समय में इनकी स्थापना होती है? तो 6ठी शताब्दी आपको याद रखना है। कौन से? अरे क्या याद रखना है? तो 6ठी शताब्दी, शताब्दी में क्या हुई? शुरुआत हुई, शुरुआत हुई किसकी? तो वर्धन वंश की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इनकी शुरुआत कब होती है? तो इन लोगों की शुरुआत जो होती है वो 6ठी शताब्दी के दौरान में इनकी शुरुआत हो जाती है। 5वीं शताब्दी और उससे पहले वाला जो टाइम पीरियड आप सबको पता है किसका था? तो गुप्ताज एम्पायर का माना जाता है, ठीक है। और इसमें भी हम हर्षवर्धन के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को क्या है समझने की कोशिश करेंगे कि उनका इसमें क्या रोल रहा था, क्योंकि 1193 या 92 के आसपास तो नालंदा विश्वविद्यालय को हटाया गया था, लेकिन उससे पहले तो थे ना बाकी जो शासक है, क्या उन्होंने कोशिश नहीं की थी? क्या उन्होंने उसको बचाने की कोशिश नहीं की थी? यही सारी चीजें क्या है हम पढ़ेंगे। इस वंश के संस्थापक के बारे में आपसे पूछेगा कि इस वंश के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन मैंने पहले ही बताया था, थानेश्वर के पुष्यभूति। कौन? थानेश्वर के पुष्यभूति का नाम याद रखना है, यही क्या है इस वंश का शासक माना जाता है, संस्थापक, ठीक है। संस्थापक के बारे में बात करेंगे तो क्या था? पुष्यभूति। पुष्यभूति और पुष्यमित्र को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, पुष्यभूति और पुष्यमित्र को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू सो मच, बहुत है। पे देखो क्या लिखा है, ठीक है। चलिए, क्या बात कर रहे थे हम? चलिए बात करते हैं आगे। इनकी राजधानी, इनकी राजधानी पूछेगा कि शुरुआती राजधानी क्या थी, तो थानेश्वर थी। क्या थी? थानेश्वर इनकी राजधानी हुआ करती थी। प्रभावशाली शासक पूछेगा कि इस शासन में प्रभावशाली पावरफुल राजा कौन हुए? प्रभावशाली शासक के बारे में बात करेंगे, प्रभावशाली शासक कौन से हुए, तो हमारा आंसर होना चाहिए प्रभाकर वर्धन। कौन? प्रभाकर वर्धन का नाम याद रखना है, हर्षवर्धन का आपको नाम याद रखना है कि ये क्या है, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन और उसके जो दो ना, उसकी क्या जो दो उसके पुत्र हुए, उसके जो दो पुत्र हुए राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, ये तीनों ने माने बाप और उसके दो बेटों ने मिलकर इस वंश को क्या करा? आगे बढ़ाया, ठीक है। तो प्रभावशाली में होगा प्रभाकर, प्रभाकर वर्धन, ठीक है। वर्धन एवं उसके दो पुत्र, दो पुत्र, दो पुत्र कौन से थे? तो एक पुत्र का नाम क्या था? तो एक पुत्र का नाम के बारे में हम बात करेंगे तो राज्यवर्धन था, राज्यवर्धन, ठीक है। दूसरे बेटे का नाम था हर्षवर्धन। क्या था? तो हर्षवर्धन था,
क्या था? हर्षवर्धन। दूसरा बेटा कौन सा था? हर्षवर्धन था। पहला बेटा कौन सा था? तो राज्यवर्धन था। यानी प्रभाकर वर्धन जो था, प्रभाकर और उसके जो दो बेटे थे, दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, इस वंश को क्या है, महानतम शासक राज्य बनाते हैं। और सबसे ज्यादा पावरफुल पूछेगा, क्या पूछेगा? पावरफुल शासक पूछेगा इस वंश का, तो वो कौन था? तो वो हर्षवर्धन था। कौन था? तो वो हर्षवर्धन का नाम आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा पावरफुल शासक कौन बना? तो हर्षवर्धन बना, यानी महानतम शासक। क्या? महानतम शासक कौन? तो हर्षवर्धन था महानतम शासक में। इसका नाम जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। मेरे गले में पेन हो रहा है, तो बोलने के बाद थोड़ा बढ़ जा रहा है, तो बीच बीच में कॉफी का सिप इसीलिए भी मैंने मंगाया था कि थोड़ा उसको आराम मिलेगा। ठीक है, चलिए। महानतम शासक कौन हुआ? तो हर्षवर्धन हुआ। और इसकी कौन थे? बाप बेटों ने मिलकर इस वंश को क्या करा था? आगे बढ़ाया था, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अब हम चलेंगे, हमारा जो हेडिंग होगा हर्षवर्धन पर। क्यों? क्योंकि अभी हमने हर्षवर्धन के बारे में बात की, तो हमारा हेडिंग भी क्या होना चाहिए? हर्ष होना चाहिए। हर्षवर्धन। रियल नेम ही तो हर्ष ही था, वर्धन सरनेम था इनका, याद रखिएगा। समय पीरियड इसका याद रखना है 606 ईसा पूर्व। 600 से 606 ईसा पूर्व में क्या करता है? ईस्वी में ये अपना राज्य अभिषेक करवाता है, यानी राजा बनता है। ईस्वी में क्या करवाता है? ये राज्य अभिषेक करवाता है, यानी राजा बना। ठीक है, क्या बना? ये राजा बना। कौन सी ईस्वी में? तो 606 ईस्वी में। ये बताइए, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई? मैंने यहाँ तक जो भी ये थोड़े बहुत चीजें बताई, आपको समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताइए। आप लोग ऐसे शांत रहेंगे तो फिर कैसे होगा? आप बात करते करते, हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा मुझे एक रेस्ट जोन मिल जाता है कि हाँ, अभी गले को थोड़ा सा क्या करना है, आराम देना है। जल्दी बताइए, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं? स्पीड ठीक है, या स्पीड और तेज करने की नीड है, या इसे थोड़ा स्लो करने की नीड है? ये बताइए जल्दी, जल्दी जल्दी। जी, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है ना, हर्षवर्धन के जीवन में ना बहुत सारी चीजें थी। इसको क्या ऐसा था जो इसको महान शासक बनाता है? एक राजा को क्या ऐसा करने के बाद उसको महान बोला गया? आखिर उसको महानतम शासक कहा गया, क्यों कहा गया? शिलालेख लिखने से या थोड़े बहुत अच्छे काम करने से नहीं कहा, उसके जीवन में कुछ उतराव चढ़ाव रहा होगा, कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जिसको देखते हुए कोई राजा महान राजा बनता है। तो हर्षवर्धन के बारे में अगर बात की जाएगी तो कहा जाता है, ये जब राजा बना था ना, ये राज अभिषेक जब ये करवाता है, उसी के समय में क्या होता है, एक तो युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान में क्या होता है, एक तो इसका जो भाई था हर्ष हर्ष राज्यवर्धन जो था वो मारा जाता है। इसके अलावा जो इसकी बहन थी, ठीक है, बहन का भी क्या होता है, पति हो जाता है, वो भी मारा जाता है। तो इस स्टोरी में ना, इसकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें रहेंगी। इसकी राजश्री जो इसकी बहन थी वो मारी जाती है, इसका भाई, बहन नहीं, भाई बहन का पति युद्ध में मारा जाता है, और हत्या कर दी जाती है उसकी, और इसके भाई की भी हत्या कर दी जाती है। तो जैसे ही ये राजा बनता है, क्या करता है, सबसे पहले अपने भाई के जो हत्यारे थे उनसे क्या करता है, युद्ध करता है। और उसके भाई जो हत्यारे को क्या करता है, गौड़ शासक जो थे उनको हत्या कर देता है। क्या कर देता है? जो गौड़ शासक थे यानी शशांक की क्या कर दी थी, हत्या करता है ये राजा बनने के बाद। बनने के बाद क्यों? राजा बनने के बाद ही क्यों? क्योंकि तब जाके इसके पास अपनी पावर थी। अब इसको कोई पनिश नहीं कर सकता था क्योंकि ये राजा था। अगर ये किसी को भी पनिश कर सकता था, लेकिन इसको कोई पनिश नहीं करेगा। तो राजा बनने के तुरंत बाद ये क्या करता है, ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद होना चाहिए कि मैम, गौड़ वंश जो था, गौड़ शासक जो थे, शासक के, गौड़ शासक के क्या बोलते हैं, गौड़ शासक जो होता है, शशांक की क्या कर देता है, ये गौड़ शासक शशांक, शशांक, ये यहाँ आएगा, शशांक की क्या की, हत्या किया, हत्या की। इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये क्या करता है, उसकी बहन, उसकी जो बहन थी,
बहन राजश्री कौन थी? राजश्री बहन की क्या करता, उसके पति की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद उसका भी बदला लेता है, लेकिन उसको सती होने से रोकता है। क्या करता है? सती होने से रोकता है। यानी पति की हत्या होने के बाद वो अपनी बहन को बोलता है कि भाई ये सब बकवास चीजें हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारा पति मर गया है, यानी गृहवरण मर गया है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सती होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, राजश्री का अगर पति का नाम तो वैसे पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ देगा तो आपको बता देना है कि पति का नाम क्या था? गृहवर्मन था। कौन था? गृहवर्मन जो था, गृह वर्मा, ये था इसका पति का नाम, राजश्री का। इसकी हत्या होने के बाद क्या हो जाता है, क्या करता है ये इसको? तो इसको सती होने से बचाता है कि भाई पति मर गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्या है सती हो जाओगी, तुम्हें सती होने की कोई भी क्या है जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या है? तुम्हें सती होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज आप देखिए, यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं सती प्रथा का खंडन किया, सती प्रथा का खंडन किया, और एक तरह से लोगों की नजरों में ये आया। क्या हुआ? एक तरह से क्या हुआ? ये लोगों की नजरों में आया और अपने आप को महानतम की श्रेणी में ये शामिल करने की शुरुआत थी इसकी। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी क्या थी इसकी? प्रारंभिक राजधानी थी इसकी थानेश्वर। तो होता क्या है, पति मर गया बहन का, अब बहन बच गई अकेले, तो ये क्या करता है? अपनी बहन के साथ, अपनी ये स्टोरी है, अपनी बहन के साथ कहाँ आ जाता है? साथ आ जाता है कन्नौज। कन्नौज, और बाद में कन्नौज आया थानेश्वर से, और बाद में क्या करता है? कन्नौज को राजधानी बना लेता है, राजधानी बना लेता है। ठीक है, किसको राजधानी बनाया? शुरुआती राजधानी इसकी किसकी थी? शुरुआती राजधानी इसकी क्या थी? तो शुरुआती राजधानी इसकी थानेश्वर थी, जो कि हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन बाद में ये किसको कैपिटल बना लेता है? कन्नौज को अपना कैपिटल बना लेता है। बिल्कुल, नमस्ते, राम राम सबको, गांव के भी सभी को राम राम, अगर जो जो देख रहा है सबको। कैसे हो सब लोग? पहले ये बताओ कैसे हो? कश्मापुर वाले कैसे हो सब? भाई हमारी वीडियो बलिया में चल रही है, यूपी बलिया। चलिए, ये जो गांव में जितने भी लोग हैं ना यूपीएसआई का पेपर देने वाले हैं इस बार, उनको बोल देना ये पढ़ लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्या? कौन सी स्लाइड भूल गए? आइज, अच्छा आइस सील्ड, नहीं 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 नहीं, भूली वूली मैं कुछ नहीं हूँ, सब ठीक है। हमको लगा बोल रहे सब ठीक बा, कुछ नहीं भूली हूँ, मैंने बस उतार के रख दिया है, उतार के रख दिया। रोज रोज थोड़ी लगाते हो, फैशन वाला था, आंखों के लिए नहीं हो मेरे, वो अच्छा लगता है इसलिए लगाती हूँ, पोल्यूशन की वजह से। जय जवान जय किसान। जी समझ गई राधिका जी, समझ गए समझ गए। ठीक है, तो वो बाद में क्या करता है? कन्नौज में अपनी राजधानी को स्थापित कर लेता है। अच्छा, क्या करता है बाद में? राजधानी को स्थापित कहाँ पे कर लेता है? चलो अभी लगा लेते हैं। बाद में अपनी राजधानी को कन्नौज शिफ्ट कर देता है। अगर अच्छा नहीं लगा तो उतार देंगे, ठीक है। लाइट वाला है, यहाँ पे जो लाइट है इसके थोड़े होते हैं, इफेक्ट्स पड़ते हैं, आंखों में पेन होने लगता है पढ़ाने के बाद। और ये जो बोर्ड है आपको मैं बता दूं, ये जो बोर्ड है ना, ये बहुत हीट फेंकता है, बहुत गर्म होता है। अगर सर्दी नहीं होती तो आप यहाँ खड़े नहीं हो पाओगे विदाउट फैन और लाइट उसके, क्या है ये, विदाउट फैन और एसी के। लेकिन अभी थोड़ी सर्दियां हैं तो चल जाता है। कहाँ देखा था मुझे, कल तो मैं कहीं बाहर ही नहीं गई। बड़ी बना दो। थंबनेल ठीक है, थंबनेल अभी जस्ट अभी बना है, मेरी क्लास ऑलरेडी लेट हो गई थी, जिसकी वजह से थंबनेल अभी वो हो गया, अपडेट करवा लेंगे हम थंबनेल, टेंशन मत लो तुम लोग।
तुम लोग थंबनेल से क्या लेना देना है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये जो गांव में आजकल लाइब्रेरी पे सब लोग जा रहे हो ना, तो लाइब्रेरी में हमारी वीडियो चलाया करो। कॉफ़ी पी रही हूँ क्योंकि मेरे गले में पेन हो रहा है। चाय नहीं पी रही मैं, यहाँ से क्लास के बाद चाय पीती हूँ एकदम आराम से। बिल्कुल गलत। गोलगप्पे की रेडी पे टांग खींच लिया मेरा। चलिए भाई, मैं नहीं पहन रही, मेरे को अजीब सा लग रहा है आज। अच्छा तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्या? पहले बताओ, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, वरना हटाऊंगी। क्लास में देखते हैं। हाँ चल जाएगा, पहन लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं, आज आगे बढ़ते हैं। और इसने क्या करा, अपनी राजधानी बना ली। अब इसके द्वारा कुछ काम हुए, उन कामों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसने जो काम किए, सर जी भी आए हैं। अच्छा, सर जी भी वहीं पे हैं, ठीक है। सर जी को मेरा नमस्कार। सर जी बताइए, ये अच्छा लग रहा है, ये उतार दूं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैंने गोलगप्पे खाए नहीं कल। सर जी से पूछिए, ये पहने रखूं या उतार दूं? ठीक है, अब मुझे बुलवा मत, मेरी कॉफ़ी भी ठंडी कर दी। अच्छा देखिए, हमने लास्ट क्लास में जब पढ़ा था फानियान और ही आपने हो ना यात्रा वृतांत। लो भाई, उतार दिया, क्योंकि मुझे ही आज मन नहीं है पहनने का। तुम क्या ही पहनाओगे, मेरे को तो बहाना चाहिए था कि कोई बोले कि उतार दो। ठीक है, अजीब सा लग रहा था आज। क्या बोलते हैं, आपने यात्रा वृतांत और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। तो हमने इससे पहले एक क्या बोलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में किस कहते हैं ना, बहुत ही फेमस। ठीक है, छोड़ो ये सब। चीनी यात्री पूछेगा, अभी ज़्यादा बकवास हो गई, ठीक है। चीनी यात्री, चीनी यात्री पूछेगा कि इसके दरबार में कौन से चीनी यात्री जो है वो भारत आए थे। इसके दरबार में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई की थी। आप सबको पता है, नालंदा विश्वविद्यालय में आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की शुरुआत की, जिन्होंने खगोलीय शास्त्र में इतना ज्ञान प्राप्त किया, जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में इतनी नॉलेज थी, ये सारी चीज़ें बताई। जी आपको भी अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताई। तो क्या बोलते हैं, उसके बाद से उन्होंने कहाँ पे पढ़ाई की थी, उन्होंने भी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा और उसके बाद उन्होंने बच्चों को भी आगे पढ़ाया। तो आर्यभट्ट का जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन समय के हिसाब से बहुत लोगों का मानना है कि नहीं, वो महाराष्ट्र के थे। तो ये डिबेट रहता है। हम आर्यभट्ट पे एक दिन शॉर्ट्स में आपको किसी दिन 5 मिनट की वीडियो बना के जरूर देने वाली हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो चीनी यात्री में कहती ह्यान सांग के बारे में कि इसके दरबार में कौन आया था, वो पूछेगा कि इसके दरबार में चीनी यात्री कौन आया था। हुआन सांग का आपको नाम याद रखना है, हुआन सांग। ठीक है, इसकी किताब है, मुझे कमेंट में बताओ इसकी पुस्तक का नाम, इसकी बुक का नाम बताओ। बुक का नाम जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, इसकी बुक का नाम क्या था। बहुत फेमस बुक है, उस बुक का नाम बताओ जिसमें क्या करता है, ये सारा नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद और बौद्ध धर्म से रिलेटेड ज्ञान अर्जित करने के लिए ये भारत आया था। दौरान में, किसके शासनकाल में? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है, काल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आता है ये। और वहीं बात करें वान सांग की, तो इसकी किताब का नाम मुझे बताइए, काफी फेमस है। सायूकी, सायूकी, सायूकी इसकी किताब का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, सायूकी। इसकी पुस्तक जो है, किस चीज से रिलेटेड बातें कही गई हैं, वो पहले तो वो भारत में आता है। भारत में आने के बाद वो पूरी यहाँ पे पहले नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया इसने, नालंदा में इसने पढ़ाई करी। कहाँ पढ़ा? अगर इसकी शिक्षा के हम बारे में बात करेंगे, शिक्षा कहाँ ली इसने, तो इसने ली नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में।
विश्वविद्यालय में, विद्यालय में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा ली, प्लस में इसने क्या करा पूछेंगे साथ में, तो बौद्ध धर्म का ज्ञान अर्जित करने ये भारत आया था। ये भारत आया क्यों था? तो बौद्ध धर्म का ज्ञान, बौद्ध धर्म का ज्ञान, वही तो देखिए, हमें अपने ज्ञान की कदर नहीं है, ज्ञान प्राप्ति तथा उनको साथ ले जाने के लिए, साथ लेकर जाने के लिए। अब आपके मन में होगा कि किसको साथ लेकर जाने के लिए, तो साथ ले जाने के लिए मतलब जो यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी बेसिक जानकारी हो सकती थी वो लेने के लिए क्या करता है, ये आता है बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता है। पढ़ने के साथ साथ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी ज्ञान उसको मिल सकते थे वो सारा ज्ञान अर्जित करता है, और अपनी किताब कौन सी, सायुकी में उसके बारे में ये क्या करता है, वर्णन करता है। किसके बारे में वर्णन करता है, किस किताब में, सायुकी में ये सारी चीजें जो है वर्णन करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चीनी यात्री वानसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और यात्री का राजकुमार भी उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्री का राजकुमार कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा और बौद्ध ग्रंथ और संग्रहों का क्या करने का उद्देश्य, संग्रह करने के लिए, जो बौद्ध ग्रंथ थे उनका संग्रह करने के लिए भारत आता है। मेन मोटिव ही इसका यही था। आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये जेन्युइन सी बात है, ये बहुत जेन्युइन सी बात है। गुड आफ्टरनून आपको भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं यादव हैं तो यादव होने से क्या फर्क पड़ जाता, वी आर इंडियंस, हम पहले इंसान हैं। सरनेम हमने नहीं लिया, सरनेम हमें दिया गया है, तो ये इसको इस पे इतना प्राउड होने वाली बात नहीं है। देखिए पर्सनल लाइफ में अलग बात होती है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल लाइफ में मैं यही कहूँगी कि इससे कुछ नहीं होता, अपने कर्म अच्छे करो। मैं बहुत अच्छा करूँगी तब शायद मेरे यादव कुल, यादव सरनेम की बातें होंगी तब अच्छा लगेगा। जब मैंने कुछ उखाड़ा ही नहीं लाइफ में, तो यादव सरनेम को लेके मैं क्या कर लूँगी। कुछ अच्छा करो तो प्राउडली कह भी सकूँ कि हाँ फलाना यादव घराने से आता है, उसने बहुत अच्छा काम करा, तो मज़ा आता है ना ये सब कहने की बातें। खैर मुद्दा डाइवर्ट नहीं करना है क्योंकि मैं अपनी जोन में चली जाऊंगी। चलिए मुद्दा हमारा ये था, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और आज हम इसको ख़त्म भी करना है। मैंने बोला था मेरे गले में पेन है आज, ठीक है, गले में थोड़ा सा पेन है मेरे, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। हम बात कर रहे थे कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों से हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं होता, हम लोगों से हमारी अपनी किताबें ख़त्म नहीं होती, हम किसी और का ज्ञान लेके क्या करेंगे। और हम लोग ना उस दुनिया में आ चुके हैं, हम इस पे विश्वास भी नहीं करते। जैसे मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन मेरा मन है मुझे फ्यूचर में एक बार कुरान पढ़ना है, क्योंकि जितना आप चीज़ों को पढ़ोगे, जितना आप ज्ञान अर्जित करोगे ना इधर उधर से, तो आप डिबेटिकल बनोगे, आप लोगों से तर्क वितर्क कर पाओगे। ये मायने बहुत रखता है, ठीक है, कि आप क्या कर पाओगे, डिबेट कर पाओगे। अगर आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप किसी से जवाबदेही कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जवाब दे, जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना कि हिंदू धर्म ये सब बहुत चल रहा है, ये तब अच्छा माना जाएगा जब उसको कुरान के बारे में भी नॉलेज हो और रामायण के बारे में भी, ऋग्वेद के बारे में भी नॉलेज हो। जब ये दोनों नॉलेज एक साथ होंगी तब आप किसी से बहस करोगे ना, तब मज़ा आता है। कि अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आपसे बोल दे कि अगर 5 श्लोक सुना दो तो आप बता सको, आपसे बता सको कि हाँ कुरान के इस अध्याय में इतने लाइन पे ये लिखा गया है, तब जाके असल मायने में आप सनातनी हो। क्योंकि हमारा धर्म कहता है, असल सनातन धर्म जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि हमारा धर्म कहता है कि सबकी आदर करो। हमारे धर्म में चिड़िया, चूहा, बिल्ली, इंसान, जानवर सबका सम्मान करना सिखाया गया है, ना कि उसकी बेइज्जती करना, ना कि उसके बारे में भला बुरा कहना, ना कि फालतू बकवास करना, ठीक है। और मैं इस चीज़ पे बहुत अच्छे से बिलीव करती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से क्या करती हूँ, बिलीव करती हूँ। और मैं आप लोग से भी कहूँगी आप लोग भी यही करो। धर्म हमसे होना चाहिए, हमें धर्म से नहीं होना चाहिए, और कर्मों से हमारा धर्म होता है, बोलने से धर्म नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसने क्या करा, सोचिए, ये चीन का था, भारत आया, यहाँ पे पढ़ाई भी करता है और साथ में बौद्ध धर्म के क्या ले जाता है, ग्रंथ। हमें ग्रंथ की कदर नहीं थी और इनको हमसे ज़्यादा ग्रंथ की नॉलेज थी, तो ये क्या करके गए, सारे ग्रंथ उठा ले गए यहाँ से, ठीक है, सारे ग्रंथ क्या कर गए, उठा ले गए। और असल मायने में देखा जाए तो ठीक है, जहाँ पे जिसकी कदर हो उसको वहाँ होना चाहिए। हमारे देश में नहीं है कदर, हमारे देश में बौद्धिज्म की कदर नहीं है, तो इनके हिसाब से इन्होंने करा, ये अच्छी चीज़ है मुझे लगता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इससे चीज़ें क्या हुई, तो हर्षवर्धन के बारे में अगर बात करेंगे कि हर्ष के समय में क्या हो गया, प्रयाग में क्या होता, प्रति 5वें वर्ष में समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसमें क्या होता था, जिसमें महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हान सांग 643 में क्या करता है, छठे महोत्सव में भी शामिल हुआ था। हान सांग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 463 में क्या करता है, वो करता है, इसमें शामिल होता है। तो देखिए नालंदा में कह रही हूँ, हर्ष के टाइम पे क्या होता था, हर्ष के टाइम पे एक समारोह होता था। क्या होता था, समारोह, समारोह होता था कितने, हर 5 वर्ष के बाद, हर 5 वर्ष के बाद, वर्ष के बाद, ठीक है, होता था। इसका एक नाम था, क्या नाम था, महामोक्ष, क्या था, महामोक्ष परिवहन, क्या कहा जाता था जिसको, महामोक्ष परिषद कहा जाता था, महामोक्ष परिषद, परिषद कहा जाता था, कहा जाता था। इसी के जब ये हुआ तो इसी समारोह के छठा वाला जो समारोह था, यानी 5-5-5 करके जब कई बार हुआ, यानी जो छठी बार जो समारोह हुआ, यानी कौन सा ईयर था, 643। और हर्ष कब राजा बना था, 606 में ये क्या बना था, राजा बना था। ठीक है, तो 463 में क्या होता है, हान सांग आता है, और हान सिंह छठे महोत्सव में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। ठीक है, हान सिंह, वान सिंह, मैंने हान सिंह पे एक वीडियो भी बना रखी है शॉर्ट्स पे, इसी चैनल पे शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगी। मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, ये आता है कैसे, यहाँ से सारी चीज़ें लेके गया, पैदल आया, पैदल गया, बहुत सारी चीज़ें क्या है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखी है। शामिल हुआ, ठीक है, क्या हुआ, शामिल हुआ, कौन से वाले में, तो छठे वाले में। छठे महोत्सव में कौन शामिल होता है, तो वान सांग जो है वो छठे महोत्सव में क्या करता है, शामिल होता है, जो किस हर 5 वर्ष के बाद करवाया जाता था, याद रखिएगा। हर्ष उच्च कोटि के विद्वान था, कहा जाता है कि हर्ष जो था उच्च कोटि का विद्वान माना जाता था। और उसने किसका अगर बात करेंगे कि कौन कौन से नाटक लिखे थे, इसके नाटक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नाटक आपको प्रियदर्शना आपने सुना होगा, नागसेन सुना होगा, आप इसके नाटकों के बारे में सुना होंगे। नाटक किसके द्वारा लिखे गए थे, नाटक हर्षवर्धन के द्वारा, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था, लिखित, लिखित कौन कौन से थे, अगर हम उनके बारे में बात करेंगे, प्रियदर्शना के बारे में पूछता है, याद रखिएगा, प्रियदर्शना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शना के बारे में पूछ लेता है कि प्रियदर्शिका जो थी, प्रियदर्शिका, दर्शना में बोल रही थी, प्रियदर्शिका जो थी वो क्या है, उस स्टोरी में क्या कहा गया है, नागानंद के बारे में क्या कहा गया है, और रत्नावली, रत्नावली तो एक सवाल आया था, पता नहीं कौन सा पेपर था, उसमें रत्नावली के बारे में भी पूछा था, तो रत्नावली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसने कितने, तो 3 नाटक लिखे, कितने, 3 नाटक लिखे थे। ठीक है, 3 नाटक लिखे थे। पहला कौन सा था, तो पहले की अगर बात करेंगे तो कौन सा था, प्रियदर्शिका, कौन सा था, प्रिय दर्शिका, दर्शिका, प्रियदर्शिका थी। दूसरा नाटक कौन सा था, रत्नावली, कौन से था, रत्नावली था। तीसरा कौन सा, नागासेन, नागानंद, सॉरी, नागानंद, नागानंद। ठीक है, ये तीनों नाटक किसके द्वारा लिखे गए थे, तो ये तीनों नाटक हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, ये नाटक थे, यानी एक तरह से स्टोरी टेलिंग समझ लीजिए, जो उसने लिखे थे, किसने, हर्षवर्धन ने लिखे थे। 3 नाटक काफ़ी फेमस है और इनके बारे में कई बार पूछ देता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर बात की जाएगी कि इनकी लिखावट किसमें थी, यानी लिपि पूछेगा कि लिपि क्या थी, तो वो कौन सी थी, संस्कृत थी।
संस्कृत। कौन सी लिपि में? तो संस्कृत लिपि में क्या करता है ये, इनको लिखता है, यानी संस्कृत लिपि में इसको लिखता है। हर्ष चरित्र किसने लिखा है ये बताइए कि हर्ष चरित्र किसने लिखा है। और एक काफी फेमस कवि इसके दरबार में हुआ करते थे, हर्ष के दरबार में एक काफी फेमस कवि हुआ करते थे, उनके बारे में बताइए। इनके दरबार में एक काफी फेमस कवि हुआ करते थे, कौन थे वो, कौन थे? काफी फेमस कवि का नाम बताइए। बाण भट्ट, महानतम कवि, महानतम कवि, कविराज कहा जाता था। कविराज कौन थे? तो बाण भट्ट का नाम याद रखना है। कौन? बाण भट्ट याद रखना है। बाण भट्ट ने क्या लिखा है? बाण भट्ट दरबारी कवि थे, इन्होंने ही हर्ष चरित्र लिखा है। क्या लिखा है? हर्ष चरित्र और कादंबरी की रचना की थी। लेकिन फेमस कौन सा है? हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र मतलब हर्ष के जीवन से जुड़ा हुआ सारे व्यंग किसने लिखे, सारी चीजें किसने लिखी है? तो वो उन्होंने लिखी है, बाण भट्ट जी ने लिखी है। ठीक है, बाण भट्ट जी ने लिखी है हर्ष चरित्र। और ये कहाँ पे थे? हर्ष के दरबार के कवि थे, हर्ष के दरबारी कवि थे। हम्म, दरबारी कवि हर्ष के। ठीक है, हर्ष के क्या थे? हर्ष के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्ष चरित्र लिखा। इसके अलावा कौन सा लिखा? तो कादंबरी भी इन्होंने ही लिखा है। क्या लिखा है? हर्ष चरित्र, ये भी लिख लो, हर्ष चरित्र एवं कादंबरी बरी लिखा है। और ये दोनों ही फेमस है। हर्ष चरित्र से हमें हर्ष के बारे में पता चलता है, हर्ष चरित्र से हमें हर्ष के बारे में पता चलता है। कादंबरी एक तरह से नाटक है, स्टोरी है, उपन्यास है। बाण भट्ट जी ने क्या किया था? लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा इसके जुड़ा हुआ क्या है। तो अगर बात की जाएगी हर्ष के मृत्यु के बाद क्या हुआ, त्रिपक्षीय युद्ध भी के बारे में आपने सुना होगा कि क्या होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे। यानी हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर किसका आ जाता है? यशवर्मा नामक शासन का अधिकार हो जाता है। यश वर्मा के बारे में आपने हर्षवर्धन की जब स्टोरी, हर्षवर्धन के ऊपर एक मूवी भी है, बहुत पुरानी मूवी है, उसमें यश वर्मन के बारे में भी बात कही गई है। ठीक है, तो क्या होता है 725 में मृत्यु के बाद 725 से कौन नया राजा बनता है कन्नौज पे? यश वर्मन बनता है। ठीक है, और वो अधिकार कर लिया था और वो एक कुशल शासक तथा विद्वान था। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर तीन महान शक्तियों के बीच में क्या होता है? संघर्ष हुआ था और त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाया। यानी तीन लोग कन्नौज पे शासन करने के लिए लड़ते हैं हर्ष की मृत्यु के बाद। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी किसी जगह को राजधानी बनाया जाता है तो उसको सेफ्टी पर्पज के हिसाब से बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है। और यह संघर्ष 8वीं शताब्दी के अंत तक शुरू होकर लगभग 150 वर्षों तक चला। यानी 8वीं शताब्दी में, यानी 6ठी शताब्दी में तो इनका शुरू हुआ था वंश, वर्धन वंश। 7वीं भी चला, 8वीं से शुरू होता है ये उसकी मृत्यु के बाद। और मृत्यु से लेके 150 सालों तक क्या होता है? 150 सालों तक ये युद्ध चलता है आपस में तीनों लोगों के बीच में कि मैं नहीं तो मैं राजा बनूंगा। और ये तीनों शक्तियां कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। कौन? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। प्रतिहार के बारे में भी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम पाल वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? पाल वंश के बारे में हम पढ़ने वाले, राष्ट्रकूट के बारे में भी हम शायद नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और त्रिपक्षीय संघर्ष का गुर्जर प्रतिहार का क्या हो जाता है? इसमें विजय हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा हेडिंग जो होना चाहिए चौहान वंश। चौहान वंश काफी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। चौहान वंश अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान इस दरबार के, इस वंश के काफ़ी फेमस शासक हुए। पृथ्वी और तराइन का युद्ध भी फेमस है। बहुत सारे लोगों को जब आप मिलोगे और उनको बोलोगे कि मैं हिस्ट्री पढ़ के आया हूँ तो वो एक बहुत कॉमन सा सवाल पूछते हैं हमसे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ था, तराइन ये तराइन वो, विजय कौन हुआ था। ये सारी चीज़ें क्या है? तराइन से जुड़े हुए पूछ लेता है। एक सेकंड, हाँ।
आवाज नहीं आ रही है, कब से आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। अरे यार, काफी देर की क्लास में आवाज चली गई है। शिट। शिट। थैंक यू बताने के लिए। इसी लगभग 22 मिनट से आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आने लगी है, पर 22 मिनट पहले मैंने एक बार माइक को ऑफ किया था, अभी मैं वही चेक कर रही थी और मैंने सिस्टम पे ध्यान ही नहीं दिया। 22 मिनट पहले से, 22 मिनट से आवाज ही नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैंने थोड़ी देर बीच में माइक बंद किया था। वॉइस अब आ रही होगी ना, अभी आ रही होगी, इससे पहले वॉइस नहीं आ रही थी, अब मैंने भी ध्यान नहीं दिया। खैर कोई नहीं, मैं अभी दोबारा 1 मिनट लगेगा, समझा देती हूँ जो जो मैंने पढ़ाया है। जाओ, मैं 2 मिनट में सारा चीज एक बार रिवाइज करा देते। आई नो, मैंने भी अभी देखा है, एक बच्चे ने बताया है, क्योंकि मैंने माइक थोड़ी देर के लिए ऑफ किया था, तो माइक ऑन तो था पर वो बीच में ऑन था, तो लाइट जल रही थी। चलिए कोई नहीं, मैं एक बार समझा देती हूँ। कैमरे में आ रहा है तू। इसको देखो, ये क्लास आके मेरा डिस्टर्ब कर रहा है। एक मैम पढ़ाएंगे मेरे बाद से अभी, ये बंगाली है, ये मेरे को बंगाली सिखाएगा, इसीलिए आया ये। अभी देखो, इसको बंगाली बोलते। बाबू इधर देख, उसमें हेलो करो सबको, हो उठाना, हेलो बोलो, ए हेलो बोलो, उठा ले जल्दी से। क्लास में यही करेंगे बस, हेलो बोलो, हेलो कर दो ऐसे, कैमरे में हेलो कर दो ऐसे। अरे भारी लग रहा है, जल्दी बोल। हेलो बोल, की हेलो, की हेलो, इसमें बोलो, माइक में, माइक में बोलो, इसमें की हेलो, की हेलो। ये बंगाली बोलता है, और ये बंगाली है। कि क्यों ना, आ पेन नहीं फेंकते। चलिए बाय 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 कर दीजिए सबको, बाय, गेट लगा दीजिए, थैंक यू। ये बच्चा मैम है एक, तो जैसे मैं उन लोग के साथ थोड़ी मस्ती करती रहती हूँ, तो क्या सीन है कि ये आया हुआ था मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने कहा अभी क्लास खत्म करके आती हूँ, फिर मस्ती करेंगे। बहुत भारी था। ठीक है, सॉरी, माफ़ करिएगा, एक बार मैं ना आपको ये पूरा समझा देती हूँ। चौहान वंश से हमने पढ़ा था, चौहान वंश से आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। चौहान वंश की एक बार रिवीजन मार लेते हैं फटाफट। वैसे तो मैंने लिख दिया है, तो समझने वाले बच्चे यहाँ से समझ जाएंगे। तो देखिए, चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? वासुदेव ने रखी थी, 551 में रखी थी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करेंगे चौहान वंश के सबसे फेमस राजा कौन हुए, तो शक्तिशाली राजा पूछेगा कि विक्रम हर राज जो थे क्या थे, विक्रम विग्रह राज जो था फोर्थ, विग्रह राज फोर्थ जो था वो सबसे ज्यादा पावरफुल राजा इस वंश का माना जाता है। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे, इन्होंने क्या किया था, इनको कहा जाता है हिंदू धर्म का, क्या कहा जाता है, इनको हिंदू धर्म का अंतिम गौरव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद से ही क्या होता है हिंदू धर्म में, इसके बाद से ही क्या हो जाता है कि हिंदू धर्म में मुसलमान शासक भारत में आक्रमण करने लगते हैं, मुस्लिम शासकों का आक्रमण भारत में शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए, कहा गया, और इन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा लड़ा था। प्रथम में ये खुद जीत जाते हैं और दिल्ली पे अपना दबदबा बनाए रखते हैं, लेकिन सेकंड वाले में मोहम्मद गोरी जो था वो जीत जाता है और वहां पर उनका दिल्ली उनके हाथ से निकल जाती है, ठीक है। दिल्ली क्या है, उनके हाथ से निकल जाती है। थर्ड वाला कब हुआ था? आप दोबारा राधे राधे क्यों बोल रहे हैं अंकित? मैंने पहले वाला भी पढ़ लिया था, आप ही ने तो मुझे आके बताया कि सारी वॉइस चली गई है, ठीक है। तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे, नहीं, थर्ड तराइन का युद्ध इल्तुतमिश वाला जब हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे, ठीक है। इल्तुतमिश वाला जब हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। तो ये हुआ और यहाँ पे मोहम्मद गोरी विजय हुआ था और दिल्ली पर हुकूमत करने लगता है, ठीक है। पाल वंश के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पाल वंश की नींव किसने रखी थी, तो जो गोपाल थे उन्होंने रखी थी और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। कौन से ईयर में? 750 में, यानी 750 ईसा पूर्व में।
और वो 770 तक शासन करते हैं, यानी 20 सालों तक। और जनता के द्वारा बना हुआ राजा था ये, क्योंकि जनता इनको चाहती थी कि ये राजा बने, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जो बिहार में पड़ता है। चलिए धर्मपाल के बारे में बता दें। धर्मपाल की उपाधि क्या थी, उत्तरपंथी स्वामी थी, परम सौगात थी, विक्रमशिला और सोमपुरी मठ की स्थापना की थी, ठीक है, भागलपुर में पड़ता है। और कन्नौज के शासक इंद्रयुद्ध को हराया था, और नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे, 200 गांवों का दान किया था। ओके, आर्टिकल्स पढ़ने हैं आपको। आर्टिकल्स मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि वन शॉट में मूल विधि करवा लो, उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई के लिए मूल विधि। अच्छा, मूल विधि पढ़ना है इस वीकेंड पे, यानी सैटरडे संडे में। मुझे बता दीजिए, मूल विधि पढ़ना है या आर्टिकल्स में कौन कहाँ तक पढ़ने हैं, पूरे आर्टिकल्स, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी है ना आपको। भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने की बात कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक बताइए, जिसके लिए मैं अभी से प्रिपरेशन करूंगी। तो एक वन शॉट के लिए नोट्स मुझे तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के चक्कर में बाकी चीज़ें याद रखो तो और चीज़ें भूल जाता है इंसान। तो मुझे भी थोड़ा पूरा याद है, मुझे भी रिवीजन करना पड़ेगा, नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि अगर यहाँ से कोई चीज़ हटा दी गई है तो क्या। मूल विधि या आर्टिकल्स, वो बताइए मुझे वीकेंड पे, इस वीकेंड। लेकिन फिर आप लोग को लाइव रहना पड़ेगा, मैं पहले ही वो लगवा दूंगी वो नोटिफिकेशन। चलिए, पाल वंश में क्या होता है, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, देवपाल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, देवपाल के बारे में, कि देवपाल ने क्या किया था। देवपाल के बारे में अगर बात करेंगे कि देवपाल ने क्या किया था, ठीक है। देवपाल के मूल विधि, ठीक है, मूल विधि पढ़ते हैं। वन शॉट या 2 शॉट में तो हो ही जाएगी, अगर सैटरडे हो गई तो ठीक है, वरना सैटरडे एक काम करेंगे, हम थोड़ा इवनिंग से क्लास रखेंगे, या मतलब जब भी क्लास रखें कोशिश करेंगे कि एक बार में हो जाए। बीच में ब्रेक क्या ही कुछ चीज़ें खाने पीने की रख लेंगे, चाय वाय तो मिलती रहेगी, चाय पी लेंगे तो पढ़ा लेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, या कॉफ़ी पी लेंगे तो फिर पढ़ाते रहेंगे। तो देखते हैं मूल विधि एक दिन में होती है या 2 क्लास लेनी पड़ती है। जितना मुझे लगता है 2 क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो मेरा समझाने का तरीका, मैं पूरा डेप्थ में घुस जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को समझ में भी आना चाहिए ना, इसलिए। चलिए, क्या बात कर रहे थे हम, देवपाल के बारे में बात कर रहे थे कि देवपाल ने क्या किया था। जावा शासक जो थे बलपुत्र देव ने क्या की थी, नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करने की अनुमति मांगी थी। किससे मांगी थी, तो देवपाल के समय में ही, देवपाल के समय में क्या होता है कि जावा के जो शासक थे उन्होंने क्या कहा था कि भाई हमें परमिशन दे दो। कहाँ के शासक, तो जावा के शासक। जावा के जो शासक थे उनके जो बेटे थे, कौन, जावा शासक के बाल पुत्र देव जो थे, उन्होंने कहा था कि भाई आपका शासन है और नालंदा आपके अंडर में आता है, तो हमें एक परमिशन दे दो, हम क्या करें कि हम जो है नालंदा के अंदर, किसके अंदर, नालंदा के अंदर क्या कर सके, एक बौद्ध मठ बना सके, बौद्ध मठ बना सके। इसकी क्या मांगते हैं, वो परमिशन मांगते हैं, यानी इजाजत, यानी अनुमति मांगते हैं। क्या करते हैं, अनुमति, नालंदा में बौद्ध मठ के लिए अनुमति, अनुमति मांगी थी, ठीक है, मांगी थी, ठीक है, कि हमें नालंदा के अंदर एक मठ बनाने की अनुमति दे दीजिए। और अनुमति में प्लस 5 गांव भी उन्होंने दिया था। उन्होंने बोला था ठीक है तुम्हें अनुमति हम दे देते हैं, तो मठ बना लो। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 गांव दान में भी दिया था। क्या किया था, 5 गांव दान में, गांव भी 5 गांव जो है दान में देता है। और राजधानी कहाँ पे ले जाता है, मुंगेर में ले जाता है राजधानी। पहले कहाँ तक थी, कन्नौज के आसपास इनकी राजधानी हुआ करती थी, लेकिन बाद में ये कहाँ अपनी राजधानी बनाता है, तो मुंगेर में। राजधानी कहाँ बनाया, तो मुंगेर में। बेसिकली ये बिहार के राजा हुए। आप देख रहे हैं बिहार के राजाओं की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन तब का बिहार और अब का बिहार जमीन आसमान का फर्क है। तब का बिहार, सब बड़े बड़े राजा जो थे वो उसको छीनना चाहते थे, उस पर राज्य करना चाहते थे, वहाँ पे अपना नाम लिखवाना चाहते थे बिहार के इतिहास में। लेकिन तब का राज्य और अब के राज्य में फ़र्क है। अब बिहार के लोग बिहार में रहना नहीं चाहते, लेकिन तब बाहरी लोग बिहार में रहना चाहते थे। तो ये बिहार बहुत बदल गया है, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं।
ठीक है। तो राजधानी कहाँ बना ली? मुंगेर को। किसको बना ली? तो मुंगेर को क्या करते हैं, ये अपनी राजधानी बना लेते हैं। और यहीं पर हमारा समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त। समाप्त हुआ क्या? यहीं पे हमारा समाप्त होता है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास हमारा समाप्त हुआ। अब हम जो कल पढ़ेंगे कौन सा? मध्यकालीन भारतीय इतिहास। क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और फाइनली 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 खत्म हुआ। थक गई मैं पढ़ा के भाई। एंशिएंट हिस्ट्री बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। मिडाइवल मतलब अब लोधी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो। जो टाइम लेता है वो लेता है मुगल वंश। मुगल वंश भी बहुत ज़्यादा नहीं लेता है, मतलब मैं कोशिश करूँगी फ्राइडे तक निपटा दूँ इसको। और फ्राइडे नहीं खींचा तो सैटरडे तक तो निपटा ही दूंगी मैं पूरा मध्यकालीन इतिहास, ताकि हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करें। मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडाइवल और मॉडर्न दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी प्रथाएँ हैं और लॉर्ड्स हुए, उनसे रिलेटेड बातें करेंगे। उसके अलावा जो आंदोलन हुए उनके बारे में बात करेंगे। एंड जो सवाल बनता है वो पूछ लेगा। आपको मैं बता दूं, मैंने यूपी में पीसीएस का पेपर दे के आई थी, उसमें एक सवाल था। सवाल पता है क्या था? वो पता है यूपी में सवाल कैसे पूछते हैं? एक तो मेरे जो सवाल गलत हुए हैं, एमसीक्यूज यूपी पुलिस का कराइए। आप बताइए मैं नन्ही सी जान क्या क्या कराऊं, क्या क्या कराऊं, क्या क्या कराऊं मैं? वीकेंड चाहिए होगी ना मुझे भी, मैं सब कराऊंगी। आपने याद दिला दिया, मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट लूंगी और मैं सब कराऊंगी। ये मेरे नोट्स हैं। क्या हुआ? इधर नहीं है? नहीं। तो क्या कराऊंगी? सब करवाऊंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब्र। नन्ही सी जान की जान मत निकालिए। अब मेरी बात सुनिए, मैं क्या बता रही थी? सवाल बता रही थी कि यूपी में सवाल कैसे कैसे पूछता है। मेरा क्या हुआ, क्वेश्चन जो भी था A to Z, मतलब 1 2 3 और ये 4, ये ऑप्शन पीसीएस में पता है कैसे देता है? कैसे देता है? मैंने क्या करा, 4 लगा लिया। मान लीजिए ऑप्शन जो सही हुए 4 3 और 2 1 लगा लिया। यहां तक मेरे सही जा रहे थे, ये ऑप्शन थे 4 3 1 2, ये हो जाएगा 3 2 4 1। और यहाँ पे मान लीजिए गलत, तो 2 ही इसमें से कोई एक सही होगा। तो मेरे साथ दिक्कत क्या है? हाँ, यूपी पीसीएस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे साथ जो सवाल गलत हुआ है उसमें ये वाला कि 2 की जगह पे मैंने ये कर दिया है। मैंने क्या करा, मान लीजिए मैंने ये लगा दिया और आंसर सही ये हुआ। तो मैंने कहा यार इतना कंफ्यूजिंग कैसे, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वो यूपी वाला। बिहार का ईजी होता है भाई, बिहार बीपीएससी बढ़िया रहता है। तो मैंने कहा भाई ये क्या, मतलब एक ठीक है, ये भी ठीक है। लास्ट मोमेंट में जब आपको लग रहा है यार ये सही है, तो पता चला कि भाई 2 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 2 होगा। मतलब इतने इतने से, और 90% सवाल इसी ऑप्शन में है। आप यूपी पीसीएस दोगे ना, सारे सवाल ऐसे ही ऑप्शन वाले होंगे। और इस बार का ऑप्शन में ही बहुत गलत हुए। मैंने बहुत लोगों से पूछा भी, उनका यही था कि थोड़ा पेपर का एमसीक्यू पैटर्न जो था वो बहुत टफ देता है। यूपी में अलग ही लेवल का पेपर बनता है, अलग ही लेवल का। अब बिहार बीपीएससी पढ़ेंगे तो उसमें बिहार की हिस्ट्री तो पूछता है, कम से कम बिहार करंट पूछ लेता है, लेकिन इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी पूछता है। मैंने कहा भाई बिहार में यूपी में नौकरी करनी है, वर्ल्ड जियोग्राफी का बेल्जियम और ब्राजीलियम के बीच में या इराक और बेल्जियम के बीच में कौन सी नहर बहती है, नदी का नाम बताओ, और रेड सी कहाँ पड़ता है, रेड सी के बगल से कौन सी नदी निकलती है वो बताओ। ऐसे सवाल आए थे, मुझे अभी तक याद है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल बनते रहते हैं। तो बाकी मैं एमसीक्यूज वाले भी आपके करवाऊंगी। बिल्कुल सही आपने कहा है। एक बार हम काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, अभी हमारा एंशिएंट खत्म हो गया। नहीं, हम एंशिएंट के एमसीक्यूज नहीं करेंगे, है ना? एंशिएंट के नहीं करेंगे, या एंशिएंट के भी कर ले? एंशिएंट के एमसीक्यूज करने या सीधा मिडाइवल के करें, ये बताइए। मैं अभी चेक करती हूँ मेरे पास जो नोट्स हैं उसमें क्वेश्चन पेपर मैंने बना रखे होंगे, तो मैंने बना रखे होंगे क्वेश्चन, तो मैं अभी करवा दूंगी क्योंकि मैं करती रहती हूँ। ये मुझे बताइए कि क्वेश्चन पेपर किसके करने हैं? जीके जीएस की क्लास देखिए, एक तो सुबह 9 बजे चलती है, सुबह 9:30 बजे से, यानी 10 9:30 10 के बीच में क्लास शुरू होती है ज्योग्राफी की। हालांकि वो जो ज्योग्राफी है उसमें आपको दिल्ली पुलिस लिखा हुआ आएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आप उससे पढ़ो। उसमें जो ज्योग्राफी जो राहुल सर जो डिटेल आपको दे रहे हैं वो आपको कहीं नहीं, मैपिंग पे बहुत अच्छा करवा रहे हैं। इवन मैं भी उनसे पढ़ती हूँ, मैं उनकी क्लास की वीडियो रोज़ देखती हूँ और मैं रोज़ पढ़ती हूँ। तो आप क्या करो, सुबह 9:30 बजे जो ज्योग्राफी की क्लास, अगर यूपीएसआई आपको देना है तो उनकी ज्योग्राफी की क्लास देखो। दिल्ली पुलिस भी देना है तो भी देखो। दिल्ली पुलिस हेडिंग करना हमारा काम है, क्योंकि हमें बताना पड़ता है स्पेसिफिकली, लेकिन ज्योग्राफी सेम होती है। आपको पता है ज्योग्राफी चेंज नहीं होने वाली है।
आप स्टेट नहीं पढ़ रहे, आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी वो पढ़ाते हैं सुबह 9:30 के बाद उनकी क्लास होती है। राहुल सर की प्लेलिस्ट में 2 अभी मिल जाएगी लाइव में, वो अभी देखना। इसके अलावा लाइव सेक्शन में जाके देखना। और मैं आ जाती हूँ 1:30 से, मेरी क्लास शुरू 1 बजे की टाइमिंग है। आज मैं लेट थी बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, तो वैसे मेरी 1 से 1:30 के बीच में क्लास शुरू हो जाती है हिस्ट्री की। अब मुझे इसका सवाल का जवाब आप दीजिए। राधे राधे आपको पल्लवी, मुझे इसका आंसर करिए कि एमसीक्यूज की क्या कल हम क्लास करें एंशिएंट की, या सीधा अब हम मिडाइवल पे चले, क्योंकि एंशिएंट से रेयर सवाल बनते हैं, एक आधा सवाल आता है बस, पर पढ़ना हमें पूरा पड़ता है। मिडाइवल पढ़ते हैं और मिडाइवल खत्म करने के बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ये बताइए क्या सही है, मिडाइवल करें? मिडाइवल के लिए एम लिखो और ऐसे यस का वो कर दो, और एंशिएंट के एमसीक्यूज करने हैं तो ए लिखो और वो बताओ, जल्दी बताओ। फिर मैं अभी देखती हूँ, क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा, क्वेश्चन भी मुझे ढूंढने पड़ेंगे। ओके, मिडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री बहुत लंबी है आपकी, मैं बता दूं, और डेट्स बहुत याद करने पड़ते हैं। ओके, हाँ जल्दी बताइए, क्वेश्चंस हैं मेरे पास, ठीक है। मिडाइवल करें? मिडाइवल, मिडाइवल करते हैं, एंशिएंट रहने देते हैं ना। एंशिएंट के एक ही क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन बनता है, वो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन से आता है। और अगर आप यूपी देने वाले हैं तो मैं आपको बता रही हूँ हड़प्पा से पूछता है, और नहीं तो जो पूछेगा वो पूछेगा हर्षवर्धन से, रेयर ही पूछता है। मतलब एक एक क्वेश्चन बनेगा, मिडाइवल से क्वेश्चन लपेट लेता है वो, क्योंकि मिडाइवल में बहुत सारे बाहरी शासक हुए तो वो लपेट लेता है वहां से, ठीक है। तो वहाँ का हम पढ़ लेंगे, तो मिडाइवल का करेंगे। हालांकि मेरे पास क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम एंशिएंट नहीं कर रहे हैं। एंशिएंट मुझे पढ़ाने का मन नहीं है भाई, तुम पढ़ोगे कैसे? मुझे नहीं पढ़ाने का मन। और बाय द वे, अगर आप मेरे उसमें यूट्यूब के ही प्लेलिस्ट में जाओगे, मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं, एंशिएंट के प्रॉपर क्वेश्चन करवा रखे हैं। मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे है, मैंने करवा रखे हैं। एक बार आप लिस्ट में जाइए, लिस्ट में जाइए, मेरे ही चैनल पे मैंने करवा रखे हैं। एमसीक्यूज में, एमसीक्यू प्ले लिस्ट में दे, मैं आपको बता रही हूँ किस में है वो। आपको मैं अभी बता देती हूँ, साथ के साथ बता देती हूँ। क्वेश्चंस आपको अगर हिस्ट्री के एंशिएंट के करने होंगे तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि एंशिएंट का आपको कहाँ से करना है। वीडियोस पे जाना है, और वीडियोस वीडियोस वीडियोस, हाँ वीडियोस में एक तो मैंने जो करा रखा है, ये क्या है, गांधी युग में क्या है भाई, ये तो मैंने गांधी जी के बारे में बता रखा है, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ है हमारे? भाई मुझे ढूंढने में इतना टाइम लग रहा है, तुम्हें कितना लगेगा? मैं आज ही सर को बोल के काम करती हूँ। ये क्वेश्चंस जो है ना, उनको ढूंढ को उनको पता होगा कहाँ पे है। उनको मैं प्लेलिस्ट में, यूपी वाले प्लेलिस्ट में, एसआई वाले में ऐड ऑन करवाती हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। उस क्वेश्चन से आप लोग कर सकते हो। उत्तराखंड वाले में है क्या? क्योंकि मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं भर भर के। तो हड़प्पा, तो हड़प्पा है, ठीक है। तो आप वहाँ से कर लेना, चलो खैर, क्योंकि मुझे टाइम लग जाएगा और हमें अब बोलना पड़ेगा बाय, ठीक है। तो मैं अभी सर को बोल के प्लेलिस्ट अपडेट करवा देती हूँ। और मैंने ऑलरेडी एंशिएंट के क्वेश्चंस करवा रखे, इवन मैंने मिडाइवल के भी करवाए, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे पास मार्क हुए रखे हैं, इसका मतलब मैंने पढ़ा रखा है पहले ही। हाँ मैंने ये सारे क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत वगैरह करवा दिया है, विजयनगर, ब्राह्मणी, ये सब मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। मैं उनको अपडेट करवा के ऊपर टैग करवा दूंगी, आप वहाँ से क्वेश्चंस कर लेना। बट हम जब मिडाइवल पढ़ेंगे तो मिडाइवल के नए क्वेश्चन अपडेट करवाएंगे, ठीक है। चलिए मिले कल, मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। और कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। क्या, लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि क्या हो, आपको समझ में आ जाए। चलिए, धन्यवाद।